कुछ ही देर चलने के बाद वो अपने घर पहुंच गया और उसे घर के बाहर बांध दिया। फिर अगले ही दिन से महेश उस बछड़े का पालन पोषण करने लगा। वो दिन भर जहाँ भी काम करता, शाम होने पर कुछ पैसे यहाँ थोड़ा चारा मांग कर ले आता। इसी तरह वो कभी लोगों के खेतों में काम करता, वहाँ से थोड़ा चारा काट कर अपने साथ ले आता। इसी तरह बछड़े को भी खाने की कोई कमी नहीं रहती। और देखते ही देखते 2 साल बीत गए और वो बछड़ा एक नौजवान ताकतवर बैल बन गया। और उस गांव में तो क्या, आसपास के किसी भी गांव में उसके जैसा बैल कोई नहीं था। और गांव के लोग जब उस बैल को देखते तो आपस में बात करते, अरे वाह, मान गए भाई, महेश के बैल का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन में महेश के जैसा बैल कहीं नहीं देखा। अरे भाई, होगा भी कैसे, हमारे महेश ने अपने बैल का पालन पोषण करने में कोई कमी नहीं रखी। अपनी चिंता न करके उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की मानो जैसे वो महेश का ही पुत्र हो। महेश के बैल की चर्चा गांव के जमींदार धनराज के पास भी जा पहुंची। जमींदार जी, आपको पता है अपने गांव के महेश के पास जो बैल है वैसा बैल अपने आसपास के किसी भी गांव में नहीं है। उसका बैल बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली बैल है। अपने नौकर की बात सुनकर जमींदार धनराज अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं महेश से उसका वो बैल खरीद लूं तो मेरे खेतों में जल्दी और आसानी से काम हो जाएगा। फिर उसी दिन शाम होने पर जमींदार महेश से मिलने के लिए उसके घर जाता है। अरे महेश भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा बैल बड़ा ही ताकतवर है और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में ये बैल बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए मैं इस बैल को खरीदना चाहता हूँ। बताओ, तुम इस बैल की क्या कीमत चाहते हो? नहीं नहीं जमींदार जी, कृपया करके मुझे माफ कीजिए। मैं अपने इस बैल को नहीं बेच सकता, क्योंकि मैं इसे जानवर नहीं अपने घर का सदस्य मानता हूँ और अपने घर के सदस्य को कोई बेचता है क्या भला? मैं तुम्हें इस बैल की तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ, बस तुम मुझे ये बैल दे दो। नहीं जमींदार जी, मैं अपने बैल को नहीं बेचना चाहता। जमींदार ने ऊंची से ऊंची कीमत लगाई, लेकिन महेश ने बैल को बेचने से साफ साफ मना कर दिया। तो जमींदार अपने मन में सोचने लगा, ठीक है बेटा महेश, तू मुझे ये बैल नहीं देना चाहता है ना, तो अब मैं भी इस बैल को तेरे साथ नहीं रहने दूंगा। ऐसा सोचकर गुस्से में जमींदार वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद जमींदार गांव के सरपंच के पास जा पहुंचा। सरपंच जी, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु अपने गांव के महेश के पास जो बैल है उसे बैल के जितना शक्तिशाली बैल आपके पास नहीं है। इस तरह से जमींदार ने सरपंच जी को बैल को खरीदने के लिए उत्साहित कर दिया, क्योंकि जमींदार जानता था महेश सरपंच जी को मना नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है प्रमोद, तुम जाकर महेश को मेरे पास बुलाकर लेकर आओ। फिर सरपंच जी का नौकर महेश के घर चला जाता है। महेश, तुम्हें सरपंच जी ने बुलाया है, तुम मेरे साथ सरपंच जी के पास चलो। आखिर सरपंच जी को अचानक से मुझे कौन काम आन पड़ा है? हो सकता है कि उनको अपने खेतों में किसी मजदूर की जरूरत हो। चलो जाकर देखता हूँ। ये सोचकर महेश सरपंच जी की हवेली के लिए निकल पड़ता है। महेश, हमने तुम्हारे बैल की गांव में बहुत से लोगों से चर्चा सुनी है। हमें तुम्हारा वो बैल चाहिए। तुम उसकी कीमत बताओ, मैं तुम्हें उसके बदले में हीरा मोती और सोने के सिक्के दे सकता हूँ। सरपंच जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं अपने बैल को नहीं बेच सकता, क्योंकि वो बैल नहीं मेरे घर का सदस्य है। महेश, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम गांव के सरपंच के सामने खड़े हो और तुम मुझे केवल एक बैल देने से मना कर रहे हो। सरपंच जी, मैं पूरे गांव में आपका सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने बैल को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं अपना बैल आपको नहीं दे सकता। महेश की ऐसी बात सुनकर सरपंच जी को गुस्सा आ गया और वो अपने नौकर से बोले, सुनो, ये महेश ऐसे नहीं मानेगा। तुम इसके घर जाओ और इसका बैल मेरी हवेली में ले आओ। सरपंच के नौकर ने ऐसा ही किया। वो महेश के यहाँ से बैल ले आया और सरपंच जी की हवेली में बांध दिया। सरपंच जी भी उस बैल को देखकर हैरान थे। सच में ऐसा सुंदर और ऐसा ताकतवर बैल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बैल का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। इसके खाने पीने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन महेश के बैल ने चारे का एक तिनका भी नहीं खाया, क्योंकि उसे महेश की बहुत याद आती थी। ये बैल जब से यहाँ आया है तब से इसने चारे का एक तिनका भी नहीं खाया। ये बात मुझे सरपंच जी को बतानी ही होगी, नहीं तो कोई समस्या हो जाएगी। और उधर महेश भी अपने बैल की याद में बहुत परेशान रहता। सरपंच जी के नौकर ने बैल को चारा खिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बैल ने चारे का एक तिनका भी नहीं खाया।
सरपंच जी, महेश का बैल जब से यहाँ आया है तब से उसने चारे का एक दिन का भी नहीं खाया। नौकर की बात सुनकर सरपंच जी भी बहुत हैरान हो गए। क्या एक बैल भी अपने सेठ के लिए इतना प्यार रखता है जो उसने खाना पानी तक छोड़ दिया? अगर ऐसा ही है तो हमें इस बैल को महेश को वापस दे देना चाहिए। फिर अगले ही दिन सुबह होने पर सरपंच जी ने महेश को बुलवाया। महेश, तुम्हारा बैल तो तुमसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि उसने चारा पानी तक छोड़ दिया। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं चाहता, इसलिए तुम अपना बैल अपने साथ ले जाओ। सरपंच जी की ये बात सुनकर महेश बहुत ज्यादा खुश हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। महेश अपने बैल को पाकर बहुत खुश था। फिर वो अपने बैल को लेकर वापस अपने घर लौटा। बैल भी महेश के पास आकर बहुत खुश था। उसने फिर से चारा पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो महेश और उसके बैल की चर्चा और भी तेजी से पूरे गांव में होने लगी। अरे मैंने सुना है सरपंच जी महेश के बैल को वापस कर दिया। वो बैल बड़ा ही स्वामी भक्त है, वो महेश से बड़ा ही प्रेम करता है। अरे मैंने तो ये भी सुना था सरपंच जी ने जोर जबरदस्ती करके महेश के बैल को हड़प लिया था, लेकिन वो बैल महेश से बिछड़ने के कारण कुछ भी नहीं खा रहा था। इसीलिए सरपंच जी ने वो बैल महेश को वापस दे दिया। लगता है इन दोनों का कोई पिछले जन्म का साथ है। और इधर जब जमींदार को ये बात पता चली कि उसकी ये योजना असफल हो गई है, महेश को बैल वापस मिल गया। वो मन ही मन महेश से और भी ज्यादा जलने लगा। और एक दिन सुबह होने पर जब महेश अपने बैल के पास खड़ा था तो बैल बोलता है, महेश, तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारा सारा दुख दूर करना चाहता हूँ। ये सुनकर महेश हैरान हो गया क्योंकि उसका बैल मनुष्य की तरह बोल रहा था। महेश, हैरान मत हो, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसीलिए मैं मनुष्य की बॉडी बोल सकता हूँ, परंतु मेरी आवाज केवल आपको ही सुनाई देगी। अच्छा, तो तुम कौन हो, सच बताओ। महेश, वो तो मैं तुम्हें सही समय आने पर बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे कष्ट दूर करने का उपाय बताता हूँ और आप वही करिए जो मैं आपसे कहता हूँ, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बैल धीरे धीरे महेश को कुछ समझने लगा। योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मैं स्वयं ही फंस जाऊं। महेश, तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, क्योंकि मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही काम करूंगा। फिर महेश वहाँ से सीधे जमींदार के घर के लिए निकल गया। जमींदार जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूं, फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएंगे, तो मैं लोगों के यहाँ खेत में बैल से हल जोतने का काम भी कर लिया करूंगा। हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास एक से बढ़कर एक बलशाली बैल है। वो तो ठीक है, लेकिन जमींदार जी, मेरे बैल के जितना ताकतवर बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज से भरी हुई 3 बैलगाड़ियों को वो अकेला ही खींच सकता है। महेश, मैंने माना कि तुम्हारा बैल ताकतवर है, लेकिन इतना भी ताकतवर नहीं है जितना तुम बोल रहे हो, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो संभव नहीं है। अकेला बैल अनाज से भरी हुई 3 बैलगाड़ियों को खींचना तो छोड़ो, उन्हें हिला भी नहीं सकता। इतना भी घमंड अच्छा नहीं है महेश भाई। ठीक है जमींदार जी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझसे शर्त लगा लो। महेश की ये बात सुनकर जमींदार अपने मन में सोचने लगा, ये पागल मूर्ख व्यक्ति आज तो स्वयं ही कंगाल होने के लिए मेरे पास आया है, जो एक असंभव सी शर्त मुझे लग रहा है। अब मैं इसी को इसी के जाल में फंसा लूंगा। ये भी क्या याद रखेगा, क्योंकि इसने सरपंच जी के भी सामने मेरा बहुत अपमान करवाया था। ऐसा सोचकर जमींदार महेश से कहता है, ठीक है महेश, शर्त ये रही कि अगर तुम्हारे बैल ने अनाज से भरी हुई 3 बैलगाड़ियों को खींच लिया तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा बैल ये कारनामा नहीं कर पाया तो तुम्हें मुझे 2000 रुपए देने होंगे, और साथ में तुम्हारा ये बैल। शर्त स्वीकार है क्या? ठीक है जमींदार जी, मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल ये कारनामा करके दिखाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर महेश अपने घर चला गया। 2 दिन में ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी कि महेश का बैल 3 अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी को खींचकर दिखाएगा। ठीक 2 दिन बाद अनाज से भरी हुई 3 बैलगाड़ी लगाई गई। सभी बैलगाड़ी को एक के पीछे एक करके जोड़ दिया गया और महेश के बैल को उसके आगे जोड़ दिया गया। और गांव वासी ये कारनामा देखने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। सभी की आंखें बैल पर गड़ी हुई थी। बैल ने ताकत लगना शुरू किया, लेकिन बैलगाड़ी टस से मस नहीं हुई। ये देखकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हुआ। आज मजा आएगा, महेश को महेश के ही जाल में फंसा दिया। अब इसका ये बैल आज से मेरा हो जाएगा। फिर थोड़ी ही देर में बैल ने फिर से ताकत लगानी शुरू की और इस बार तो जैसे चमत्कार ही हो गया। बैल ने 3 गाड़ियों को खींचा और 1 मील तक खींचते हुए ले गया। ये देखकर गांव के सभी लोग बड़े ही हैरान थे और सभी महेश के बैल की प्रशंसा करने लगे। फिर जमींदार ने बड़े ही दुखी मन से महेश को 1000 रुपए दे दिए। फिर महेश अपने बैल के साथ वापस अपने घर आ गया
और उधर जमींदार को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने अपमान का बदला लेने की योजना बना रहा था। और उसी रात जमींदार अपने नौकरों के साथ महेश के घर गया और डंडे से बैल को पीटने लगा। इतना शोर सुनकर महेश घर के बाहर आया तो उसने देखा जमींदार और उसके नौकर जमीन पर जख्मी हालत में गिरे हुए हैं। महेश समझ गया कि उसके बैल ने ही इनको अच्छा सबक सिखाया है। फिर थोड़ी देर में जमींदार अपनी नौकरों के साथ वहाँ से भाग गया। आज तो मुझे सच सच बताओ, कौन हो तुम? हाँ महेश, मैं आज तुम्हें सारी बात सच सच बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं एक व्यापारी था। मैं गाय का दूध निकाल कर गाँव में बेचने का काम किया करता, लेकिन उस समय मुझसे एक बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था, जिस वजह से मुझे इस जन्म में एक बैल का शरीर मिला। मैं गाय का दूध बेचकर अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन एक बार मेरी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और उस बछड़े के प्रति मेरा व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि मैं उस बछड़े को उस गाय का दूध बहुत ही कम पीने देता था। मैं सारा दूध निकालकर अपने परिवार को पिला देता था और बचे हुए दूध को गांव में बेच आता था, और जिसका परिणाम यह हुआ कि वो बछड़ा बहुत ही कमजोर हो गया और बीमार रहने लगा। और फिर ऐसे ही एक दिन उस बछड़े ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन बछड़े के मरते ही गाय ने भी उसके दुख में चारा पानी खाना छोड़ दिया था और कुछ ही दिनों में उस गाय ने भी अपने प्राण त्याग दिए और फिर उन दोनों की मृत्यु का पाप मेरे सर पर चढ़ गया। उसका परिणाम यह हुआ कि मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला और आगे की कहानी तो आप जानते ही हो। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों को भोगने लगा, क्योंकि आपने मुझे बिना किसी स्वार्थ के मेरा पालन पोषण करके मुझे बड़ा किया और मुझे एक पिता की तरह बहुत प्यार दिया। बैल की ये सारी बातें सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ गए। फिर अगले ही दिन महेश जमींदार के द्वारा दिए हुए 1000 रुपए और कुछ अपने जमा किए हुए पैसे से एक छोटी सी जमीन खरीद लेता है और अपने बैल के साथ मिलकर उस खेत में खेती करने लगता है और इसी तरह सुख और शांति से उनका जीवन बिताने लगता है।